Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School Talk। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कैटेलाइसिस स्टार्ट किया था। हमने जान लिया था कि कैटलिस्ट क्या होते हैं और किस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैटेलाइसिस कितने टाइप का होता है, वो कौन सी मैकेनिज्म होती है कैटेलाइसिस की जिसके थ्रू रिएक्टेंट एक्टिवेट होकर आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने कैटेलाइसिस के बारे में जाना था कि कैटेलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई पर्टिकुलर केमिकल या कोई पर्टिकुलर कंपाउंड रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करने का काम करता है, उसे बढ़ा देता है। इस प्रोसेस को हम कैटेलाइसिस कहते हैं और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं या जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं या कैटेलाइसिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, बेसिकली catalysis process can be divided into two categories. First one is homogeneous catalysis and second one is heterogeneous catalysis. तो दो टाइप के कैटेलाइसिस हो सकते हैं प्रोसेस में, homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. देखिए, सबसे पहले इन दोनों के नाम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जहां होमो आ जाए, आप बायोलॉजी के अंदर होमो वर्ड को काफी यूज करते हैं। होमो का सीधा सीधा मीनिंग होता है सेम, सिमिलर, और जीनियस यानी सेम स्पीशीज। जीनियस का मीनिंग स्पीशीज यानी सेम स्पीशीज वाले कैटेलाइसिस हम बोल सकते हैं होमोजीनियस कैटेलाइसिस। और सेकंड आपको दिखाई दे रहा है हेट्रो। हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट और जीनियस का मीनिंग होता है स्पीशीज यानी कि डिफरेंट स्पीशीज वाले कैटेलाइसिस। ऐसा हम इनको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब होमोजीनियस कैटेलाइसिस क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस क्या होते हैं, इसको जानने के लिए इनके एक एक एग्जांपल पे डिस्कशन करते हैं। पहला है होमोजीनियस कैटेलाइसिस में फर्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। SO2 गैस का ऑक्सीडेशन। जब हम SO2 गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कैटलिस्ट इज यूज्ड, और जैसे ही हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, आप जानते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करेगा और जल्दी से क्या कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहां पर हमें कैसे पता चला कि ये होमोजीनियस कैटेलाइसिस है, तो हमें हर रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट देखनी पड़ेगी। फिजिकल स्टेट अगर हम देखें तो हमें मालूम है सॉलिड इज SO2 इज अ गैस, देन O2 इज आल्सो अ गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज आल्सो अ गैस एंड द प्रोडक्ट दैट इज SO3 दैट इज आल्सो अ गैस। यहां पर एक सिमिलरिटी आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है कि रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट्स दे ऑल आर इन सेम फिजिकल स्टेट। ये सभी के सभी अपनी गैसियस फॉर्म में हैं। तो बहुत ही सीधी सी बात निकल के सामने आई। ऐसा कैटेलाइसिस प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन सेम फिजिकल स्टेट इज नोन एज होमोजीनियस कैटेलाइसिस, सेम स्पीशीज वाले कैटेलाइसिस, ठीक है। अगर आप और एग्जांपल्स इसमें देखना चाहें सो देयर इज अनदर एग्जांपल दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। आप जानते हैं एस्टर कुछ इस तरह से होगा, दैट इज एस्टर। एस्टर में जब हम वाटर डिसॉल्व करते हैं, H2O डिसॉल्व करते हैं, तो हमें साथ में HCl एज एन एसिड, एज ए कैटलिस्ट लेना पड़ता है। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट वन इज अल्कोहल and second one is alcohol and first one is carboxylic acid. These two products are formed. अगर आप यहाँ पे सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट के बारे में बात करें तो हमें मालूम है वाटर इज फाउंड इन इट्स लिक्विड स्टेट, देन एस्टर भी लिक्विड होता है, HCl इज आल्सो लिक्विड, दे ऑल आर इन सेम फिजिकल स्टेट। सभी के सभी क्या है, लिक्विड है। यानी ये भी किसका एग्जांपल है, एक होमोजीनियस कैटेलाइसिस का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है एंड दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है हमें मालूम है C12H22O11 दैट इज आर सुक्रोज। और इसमें जब हम वाटर मिलाते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो अगेन हमें यहाँ पर एसिड लेना पड़ता है जिससे
C6H12O6 एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है एंड C6H12O6 एक मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पर फ्रक्टोज का। अगर आप इन सभी की फिजिकल स्टेट देखें तो दे ऑल आर प्रेजेंट इन देयर लिक्विड स्टेट। इट मींस ऐसा कैटालाइसिस जिसमें सभी की स्टेट सेम होती है उसे हम होमोजेनियस कैटालाइसिस कहते हैं। और यहाँ आपने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए, तो यहाँ से बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है। ऑफ कोर्स ऐसा कैटालाइसिस प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में नहीं होते हैं, कोई ना कोई एक जो है वो डिफरेंट शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बोलते हैं। और इसका सबसे इजी एग्जांपल है जो आप कई बार पढ़ते हैं, दैट इज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस आप जानते हैं अमोनिया के फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें हम नाइट्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हैं। जी हाँ, दोनों की फिजिकल स्टेट यहाँ पर क्या होगी, गैस होगी। और जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज प्लेटिनम, जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, प्लेटिनम की प्लेट यूज होती है फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अकर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विड अमोनिया में मिलती है, तो हमारा प्रोडक्ट लिक्विड है, हमारा जो कैटलिस्ट है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म और हमारे जो रिएक्टेंट्स है दैट आर इन गैस फॉर्म। तो यहाँ पर अलग अलग फिजिकल स्टेट होने की वजह से ये कैसा रिएक्शन होगा, ये एक हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस कहलाएगा। अगर आप और एग्जांपल यहां पर देखना चाहते हैं तो SO2 का ऑक्सीडेशन हमने इससे पहले भी करवाया था, दैट वाज ए होमोजेनियस कैटालाइसिस इस यहां पर। और अगर आप SO2 का ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्या लें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही लें, आप प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं और ऐसे में हमें SO3 का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। हमें मालूम है यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन हमारा कैटलिस्ट अब क्या हो गया है, सॉलिड फॉर्म में आ गया है। इट मींस यहाँ भी सभी की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस होगा। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस क्या हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, होमोजेनियस कैटालाइसिस, heterogeneous catalysis. If all states are same, then it will be known as homogeneous catalysis. And if there is a difference in the physical state of reactants, products and catalysts, then the process will be known as heterogeneous catalysis. तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइसिस की। वो कौन सी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रिएक्टेंट एक्टिवेट होता है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, उस प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कैटालाइसिस प्रोसेस की मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, जिसमें बेसिकली 3 थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी। द फर्स्ट वन इज ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस। इसका एक नाम और है हेट्रोजीनियस थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ कैटालाइसिस। कैटालाइसिस की हेट्रोजीनियस थ्योरी भी इसको बोला जाता है। सेकंड वन इज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। और थर्ड है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस। तो बेसिकली हम कितनी थ्योरीज पढ़ते हैं? देयर आर बेसिकली 3 थ्योरीज रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइसिस। फर्स्ट वन इज ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, देन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, दैट इज द थर्ड वन। देखिए, अगर हम ओल्ड थ्योरी की बात करें तो इसे एक और नाम दिया गया है एंड दैट इज हेटेरोजीनियस एड्सॉर्प्शन थ्योरी। हेटेरोजीनियस एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि हम इस टॉपिक को, कैटालाइसिस को, सरफेस केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर था, स्टार्ट किया था हमने सरफेस केमिस्ट्री से। क्वेश्चन ये आता है कि हम कैटालाइसिस प्रोसेस को सरफेस केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में तो हम सरफेस पर होने वाले फिनोमिनास को पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैटालाइसिस प्रोसेस में कहीं ना कहीं सरफेस केमिस्ट्री इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं हम कैटालाइसिस के अंदर सरफेस पर होने वाली इंटरेक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है,
अभी अभी हमने कुछ देर पहले ही हमने टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस पढ़े थे, जिसमें पहला टाइप था होमोजीनियस कैटालाइसिस और दूसरा टाइप था हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट हो। तो एक्चुअली में क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, हेट्रोजीनियस एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, स्पेशली जो रिएक्टेंट हैं, उन्हें क्या माना गया है, या तो गैस माना गया है या फिर लिक्विड माना गया है। ऐसा माना गया कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो या तो अपनी गैसियस फॉर्म में होते हैं या फिर वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो हमारा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट को यहाँ पर क्या माना गया है, कैटलिस्ट को माना गया है सॉलिड। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग फॉर्म में आ रहे हैं, अलग स्टेट में आ रहे हैं, और कैटलिस्ट को अलग स्टेट में रखा गया है। तो सिंपली ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस टाइप का कैटालाइसिस, कैटलिस्ट एक्शन हो गया है। ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर हमने एड्जॉर्प्शन टर्म क्यों यूज़ किए, हमें मालूम है एड्जॉर्प्शन में किसी सरफेस जिसको हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, उस पर आकर के पार्टिकल्स अटैच होते हैं। तो एक्चुअल में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट की जो सॉलिड सरफेस होती है, कैटलिस्ट की जो सॉलिड सरफेस होती है, उस सरफेस के ऊपर जो गैस या लिक्विड रिएक्टेंट्स हैं वो आकर के क्या होते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं, आकर के अटैच हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे कैटलिस्ट अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं और ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालाइसिस, इट डिपेंड्स ऑन हेट्रोजीनियस एड्जॉर्प्शन इन विच the catalyst is always act as a solid surface, and on that solid surface reactant particles get adsorbed to get activate and convert into product। ठीक है। इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इंटरमीडिएट थ्योरी जो है ये एक्चुअल में ओल्ड और मॉडर्न कॉन्सेप्ट इनके बीच की थ्योरी है। और एक्चुअल में यहाँ इंटरमीडिएट से मीनिंग क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमेशा रिएक्टेंट जो है, वन ऑफ द रिएक्टेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वन ऑफ द रिएक्टेंट क्या करता है, हमेशा पहले कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करता है, और कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट बनाता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। ये इंटरमीडिएट जो है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ज़्यादा टाइम तक ये बना नहीं रहता, और इस इंटरमीडिएट से आगे चल के किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आगे चल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट्स पहले कैटलिस्ट से रिएक्शन करते हैं, और कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक कंपाउंड बनता है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट इस जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है उससे वापस से क्या होते हैं, डी अटैच होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप ए और बी का रिएक्शन करा रहे हैं आपस में, और इसके लिए आपने कैटलिस्ट लिया हुआ है सी, और इस कैटलिस्ट सी के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ए बी। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, और कैटलिस्ट यूज किया गया है सी, और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ए और बी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनिशियली क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, वन ऑफ द रिएक्टेंट, या तो ए या बी या फिर दोनों भी हो सकते हैं, किससे रिएक्शन करेंगे, कैटलिस्ट से रिएक्शन करेंगे। यानी ए पहले सी से रिएक्शन करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा। इंटरमीडिएट को हम क्या नाम देंगे, ए सी। ए सी इज द इंटरमीडिएट। अब क्या ये स्टेबल होगा, नहीं, ये हाईली अनस्टेबल होगा, यानी ये ज़्यादा टाइम तक रिएक्शन में बना नहीं रह सकता। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ से क्या होगा, ये ऐसी जो कि इंटरमीडिएट है अब बी से रिएक्ट करेगा, और ए बी से यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, और सी वैसा का वैसा बना रहेगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमें ए बी मिल जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि सी ए से रिएक्ट कर क्यों रहा है। तो एक्चुअली में सी का काम है रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करना। तो जैसे ही ए सी से जुड़ेगा, ये ए को या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा या कोई एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ए एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद वो बी से आसानी से रिएक्ट कर लेगा, जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में इंटरमीडिएट थ्योरी है जिसमें एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है।
तीसरी जो थ्योरी है उसको हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालिसिस बोल सकते हैं। ये एक्चुअल में इन दोनों की एक्सटेंडेड वर्जन हम इसको बोल सकते हैं, या इन दोनों को ही डिफाइन करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखिए मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, काफ़ी हद तक ये ओल्ड थ्योरी के जैसी ही है। इसमें सबसे पहले कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्जॉर्प्शन होता है। एड्जॉर्प्शन यानी इसकी सरफेस पर पार्टिकल्स आके चिपकते हैं, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो आकर के अटैच्ड होंगे। पहले डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, एंड देन जो कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होगा, किसका, रिएक्टेंट का एड्जॉर्प्शन होगा। एड्जॉर्प्शन के बाद यहां पे जो रिएक्टेंट कैटलिस्ट पे अटैच हुए हैं, ये कैटलिस्ट क्या करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। ठीक है, रिएक्टेंट का एक्टिवेशन होने के बाद तीसरी चीज क्या होगी, जब रिएक्टेंट एक्टिवेट हो गए यानी कैटलिस्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब रिएक्टेंट एक्टिवेट होने के बाद किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। तो यहां से फिर क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन गया है या प्रोडक्ट बनने जा रहा है उसका डिसॉर्प्शन होगा, यानी वो कैटलिस्ट की सरफेस से वापस डीअटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इन दी एंड क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट वहां से चला जाएगा। और फाइनली जो रिएक्टेंट की सरफेस है वो एज इट इज दोबारा से बनी रह जाएगी। तो ये तीनों टाइप के आपने कैटालिसिस पढ़ लिए, हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। उससे पहले एक चीज और देख ले कि अगर हम कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन के थ्रू जो रिएक्शन है उसको करवाते हैं, यानी हम रिएक्टेंट की सरफेस यूज कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, तो उससे सबसे मेन फायदा क्या होता है वो देखिए आप। देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है। यानी जब कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स जो कि रिएक्टेंट्स हैं वो आके अटैच होंगे, तो कैटलिस्ट सरफेस क्या करेगी, एनर्जी को रिलीज करेगी। और ये रिलीज हुई एनर्जी एक्चुअल में रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करेगी और एक्टिवेशन एनर्जी देने का काम करेगी। यानी अगर हम इस थ्योरी को करेक्ट माने जिसके अंदर एड्जॉर्प्शन होता है, तो एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, और ये एनर्जी एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी का काम करती है। इसलिए ये थ्योरी काफी यूजफुल मानी जाती है। अब इन तीनों थ्योरीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एंड दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। देखिए जब हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं। यहाँ मैंने अनसैचुरेटेड एल्कीन ले लिया, एथीन ले लिया, ये हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट है। इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं और हमें कैटलिस्ट लेना पड़ता है डी ब्लॉक का मेंबर, दैट इज प्लेटिनम। और जब हम ये डी ब्लॉक का मेंबर लेते हैं तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन होता है, यानी हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन से आके अटैच्ड होते हैं और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट हमारा एल्कीन था और हमारा प्रोडक्ट क्या है, एल्केन है। और ये एक हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस है क्योंकि इसमें सभी के सभी सेम स्टेट में नहीं है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है, हमें प्लेटिनम की जो सरफेस है उसे एज ए कैटलिस्ट यूज करना होता है। इस प्लेटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन होता है। हमें मालूम है ये जो दो रिएक्टेंट्स हैं इसमें से ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। देखिए एल्कीन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है जिसे आसानी से डिसोसिएट किया जा सकता है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पाया जाने वाला कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे में इस रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना काफी मुश्किल होता है। यानी एल्कीन तो आसानी से रिएक्शन कर जाएगा लेकिन हाइड्रोजन आसानी से रिएक्शन नहीं करता। यानी हमें किसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो हम प्लेटिनियम की सरफेस पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन करेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस पर एड्जॉर्ब होती है
तो इस एड्जॉर्प्शन की वजह से ये जो प्लेटिनम सरफेस है ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती है। इस सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाते हैं और अपने बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, दो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ लिया तो यहाँ पर हमारा आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि अब हाइड्रोजन एक्टिवेट हो गया है, ये दो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया है और हमें मालूम है फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। तो अल्टीमेटली दीज फ्री रेडिकल्स विल रिएक्ट विद द पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन, और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से एक होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन से जाके अटैच हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा था, कैटलिस्ट की सरफेस पर जो हाईली स्टेबल रिएक्टेंट था उसका एड्जॉर्प्शन और उसका एक्टिवेशन था। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से एक मैकेनिज्म होती है कैटालिसिस की। अब यहाँ पर हमें, जब हम कैटालिसिस को पढ़ रहे हैं तो कैटलिस्ट की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आपको जानना होगा कि कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही वर्क कर सकता है। हर किसी कैटलिस्ट को हम हर किसी केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम कैटलिस्ट की सरफेस की बात करते हैं, कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट के एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो ये एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होना चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पर मीडियम रेंज के अंदर इससे अटैच होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है वो सरफेस से अटैच हो गए तो इनका वापस डिसॉर्प्शन बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। और पार्टिकल्स जो है सरफेस पर अटैच हो जाएंगे तो वापस से एड्सॉर्प्शन कराना पॉसिबल नहीं होगा, यानी हम कैटलिस्ट को बार बार यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर लूजली अटैच्ड हुए, बहुत ज्यादा लूजली अटैच्ड हुए, तो यहां पर हमारा रिएक्टेंट एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि जो एड्सॉर्प्शन रेट है वो एवरेज होनी चाहिए, ना बहुत अच्छे से अटैच्ड हो ना बहुत वीकली अटैच्ड हो। साथ के साथ हमें मालूम है कैटलिस्ट आर पीएच एंड टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी हमें एक बैलेंस्ड टेम्परेचर रखना पड़ता है कैटलिस्ट को फंक्शन कराने के लिए। तो अब तक जो हमने पढ़ा इसमें हमने कैटलिस्ट की लगभग सभी चीज़ें हमने यहाँ पर समराइज कर ली हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।